नमस्कार, वॉर स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में ही इसकी घोषणा कर सकता है। जानकारी के मुताबिक चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। मतदाताओं की अंतिम सूची तैयार की जा रही है, जिसे 6 जनवरी को जारी किया जाएगा और चुनाव की तारीख की घोषणा भी लगभग 10 जनवरी के आसपास की जा सकती है। माना जा रहा है कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में दिल्ली में वोटिंग की तारीख सामने आ सकती है, क्योंकि एक अहम फैक्टर यह भी है कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 18 फरवरी से पहले ही कराए जा सकते हैं। तो चुनाव एकदम नजदीक है और सभी राजनीतिक दल की तैयारी भी जबरदस्त है। केजरीवाल मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। अब तक 5 बड़े झूठे चुनावी ऐलान कर चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी पूरे दमखम के साथ है और बीजेपी की तैयारी भी जबरदस्त है। कल से पीएम मोदी भी चुनावी दंगल में उतरने वाले हैं। मेट्रो, हाईवे समेत 4500 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी की कई चुनावी रैलियां भी होनी है। साथ ही मोदी के बड़े बड़े मंत्री भी चुनावी लड़ाई के मैदान में उतरकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। तो बीजेपी की रणनीति से कैसे फंस गए हैं केजरीवाल, आज दिल्ली चुनाव पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब कभी भी किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बहुत तारीख नजदीक आ गई है सामने। ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति है? देखिए, बताया ये जा रहा है कि 8-9 तारीख के आसपास चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा। फिर ये जो घोषणाएं हो रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो सारी चीज़ें भी बंद हो जाएंगी और कैंपेन शुरू हो जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 2 रैलियां करने का प्लान किया है। कल एक रैली है और परसों फिर एक रैली है। लगातार 2 रैलियां, और इन रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी और सिर्फ ऐलान करने वाली पार्टी का फर्क बताने की कोशिश करेगी। और इसलिए आप देखिए, 1675 फ्लैट्स जिसे झुग्गी झोपड़ी के बासिंदों को चाबी दी जाएगी, मतलब हाथ में कुछ मिल रहा है। वेस्टर्न कैंपस द्वारका में, वहां का एकेडमिक ब्लॉक, सूरजमल विहार ईस्ट दिल्ली में जो विवेक विहार के पास है, वहां पे ईस्टर्न कैंपस का एकेडमिक ब्लॉक बनाया जाएगा। और नजफगढ़ में एक कॉलेज की नींव रखी जाएगी, नाम है सावरकर कॉलेज। वीर सावरकर के नाम पे कॉलेज जो है उसकी घोषणा की जा रही है। आप क्या कर रहे हो? हम चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे, हम चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे, हमें वोट दे दो, हमें चौथी बार मुख्यमंत्री बना दो, आम आदमी पार्टी को वोट कर दो तो हम ये करेंगे। तो लगातार आप ये देखिए कि जो चीजें हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है। कहाँ? तो अरविंद केजरीवाल के कंस्टिट्यूंसी में, सरोजिनी नगर के अंदर, वहां पे बकायदा 2500 यूनिट टाइप 2 का फ्लैट बन रहा है, उसका भी वो कल घोषणा होने वाली है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री कूदे हैं, 4500 करोड़ रुपए का, उसको कहते हैं कि सेंटा बनकर के आए हैं, और वो बकायदा चीजों की का उद्घाटन करने के लिए वो काम कर रहे हैं। केजरीवाल की मुसीबत यह है कि केजरीवाल वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि फिर जो है इस तरह की बातें करके वो चुनाव जीतने की कोशिश में लगा हुआ है। और ये इस तरह की बातें क्यों हो रही है? क्योंकि केजरीवाल अपने काम के ऊपर चुनाव नहीं जीत सकते, ये उनको समझ में आ गया। जो तिहाड़ से लौट के आए, तो जो इमेज धाराशायी हो चुका है उनका कि कट्टर ईमानदार हूं जी, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट के रूप में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी एक्सपोज कर रही है, जिस एग्रेशन के साथ आप देखिए संदीप दीक्षित कहानियां बता रहे हैं और वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को
कि सारे आंकड़े लेकर के आ जाओ, हम तुम्हारे ही सरकार के कागज से तुम्हारे ही पूरे लूप होल्स को दुनिया के सामने रख देंगे। तो अब ये तो चैलेंज जब घोषणा हो जाएगी तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो है कोई डिबेट हो, जिस तरीके से कभी शीला दीक्षित के साथ विजय कुमार मल्होत्रा का आज तक के ऊपर आमना सामना डिबेट हुआ था, उसी तरह के डिबेट के लिए केजरीवाल को घसीटना चाहिए। जी, लेकिन भाग जाएंगे, आएंगे क्या डिबेट? वो तो भगोड़ा तो शुरू से है वो। बिल्कुल सर। बात करें पीएम मोदी की, तो वैसे पीएम मोदी तो हर स्टेट में जहां पे भी चुनाव होते हैं जाते हैं, अच्छे से खुलकर चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन दिल्ली में उनको किस रणनीति के तहत इस समय उतारा जा रहा है मैदान में? देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लिए रणनीति बनाई है, पिछले लगभग 30-35 दिनों से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में है दिल्ली चुनाव को लेकर, और केंद्रीय नेतृत्व यानी शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी अपनी प्लानिंग बना रखे हैं। उसमें 4 स्तरीय जो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की है उस पर अब अमल किया जाना शुरू हो चुका है। यानी कि शीर्ष नेतृत्व क्या करेंगे, एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, वो डबल इंजन की सरकार की बात की जाएगी। और दूसरा नैरेटिव जो महाराष्ट्र वाली है, वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज शुरू करना और पीएम मोदी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, ये एक संकेत है कि महाराष्ट्र वाली स्ट्रेटजी यहां भी लाई जाएगी। यानी हिंदुत्व का मुद्दा यहां भी चलेगा दिल्ली के अंदर। ऐसा नहीं है नेशनल कैपिटल टेरिटरी है तो इसका मतलब मुस्लिम बस्तियां यहां जिस तरीके से है और यहां जिस तरीके से पिछले चुनाव के बाद दंगे हुए थे, उसको दोहराना है, बताना है कि देखो केजरीवाल की सरकार बनते कैसे ये कॉन्स्पिरेटर गैंग उभरकर सामने आ जाते हैं। यानी शीर्ष नेतृत्व के तरह से नैरेटिव बनाने की योजना बनी है। जैसे सारे प्रधानमंत्री के अलावा अभी गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे, अभी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतर चुके हैं। सारे मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है दिल्ली के अंदर वो सारे उतरेंगे और एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे दिल्ली में। यानी जो पीएम मोदी को वोट देते रहे हैं, 50% प्लस वोटिंग भाजपा के पक्ष में होती रही है, उसमें से 38% और 50% प्लस यानी 52-3% उसके बीच के गैप में से केंद्रीय नेतृत्व कुछ गैप को भरेंगे। उसके बाद जो दूसरे लेवल पर हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 7 सांसद की सीटें जीती है, तो सांसदों को जो दायित्व दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, उनको कहा गया है कि अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने विधानसभा क्षेत्र हैं आप उसी तक सीमित रहिए। ऐसा नहीं कि मनोज तिवारी बड़े स्टार कैंपेनर हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर 2-3 रैलियां कर लें और उसके बाद घर में जाकर बैठ जाएं। यानी आप अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मेदारी लीजिए और वहां पर आपको 1 महीने तक एक्टिव रहना है। और उसके नीचे जो विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा के कैंडिडेट की लिस्ट तैयार है, पीएम मोदी के पास पहुंची हुई है और जैसे ही चुनाव के घोषणा के आसपास करने की बात चल रही है, क्योंकि हर पार्टी के अंदर अपनी स्ट्रेटजी होती है कैंडिडेट देने के लिए, और वो समझती है कि जैसे केजरीवाल ने पहले कैंडिडेट की घोषणा कर दी, ज्यादा विस्फोटक स्थिति आम आदमी पार्टी में इसको लेकर है कि पहले ही कुछ लोगों ने मान लिया कि अब इस बार हम चुनाव से बाहर हो रहे हैं। तो इसके अलावा जो सबसे नीचे बूथ लेवल का मैनेजमेंट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये दोनों का ज्वाइंट कैंपेन चल रहा है कि बूथ लेवल मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, किन किन बूथों पर लोकसभा के चुनाव के समय और पिछली विधानसभा चुनाव के समय इन दोनों चुनावों में वोट का गैप कितना रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए और कहां हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये जो स्ट्रेटजी बनी है, इसी के लेकर जो अभी आजकल केजरीवाल बेचैन चल रहा है, कभी हनुमान मंदिर, कभी बालाजी के मंदिर, कभी पुजारियों के साथ, कभी हिंदुओं के अलग अलग ग्रुप के साथ, अब फिर से सुंदरकांड चलेगा दिल्ली के अंदर जैसे पिछली बार चला था। ये पूरी तरह से चुनावी हिंदू दिखने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हिंदुत्व का मुद्दा और विकास के दोहरे मानदंड को लेकर
केजरीवाल की पोल खोलना, ये सारे अपने एजेंडे में रखे हुए हैं और बूथ मैनेजमेंट ऐसा किया जा रहा है कि केजरीवाल की परेशानी दुगनी गति से बढ़ रही है। सर, जिस तरह से राजीव सर ने समझाया कि क्या रणनीति है, लेकिन एक फैक्टर ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, बीजेपी तो बहुत कंफ्यूज है। अभी तक ना उनके पास कोई सीएम का चेहरा है, ना ही अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की रणनीति डिफरेंट है, इससे किसको नुकसान हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। आरएसएस अगर मैदान में उतरती है तो आप यकीन मानिए कि जो पिछली बार आरएसएस मैदान में नहीं उतरी थी तो 38% वोट आया था, उनके उतरने से 10% आप और भी जोड़ लीजिए। ये फर्क पड़ता है व्हेन यू हैव अ कार्डर वर्किंग ऑन द ग्राउंड। हवाई चुनाव में काम नहीं करता कि ये ऐलान कर दिया, ये नेता आ गया, उस चेहरे पे। वोट लोग चेहरे को नहीं करते, अंततोगत्वा वोट जो है आप उम्मीदवार को करते हैं। स्थानीय लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके कैंपेन में, आपका मोबिलाइजेशन किस स्तर है, उस पर डिपेंड करता है। केजरीवाल को फायदा इस बात से होता है कि दिल्ली में वोटिंग कम होती है, आरएसएस के आने से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और आप इस बात को समझिए, राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि जो 56% वोट आता है लोकसभा में और वो 38 घट के चला आता है विधानसभा में, ये गैप को फिल करने का पूरा योजना इन लोगों ने तैयार कर रखा है। 1 नंबर 2, मैं ये कह रहा हूं कि 10% कम भी आप ले आओ, 46%, 56 आप लोकसभा में लेकर के आए, 10% वोट भी अगर आप नुकसान में जाते हो तब भी आपकी सरकार बनती हुई साफ साफ दिख रही है। कारण उसका समझ लीजिए, पिछली बार और उससे पिछली बार कांग्रेस पार्टी 4-5% पे लटक गई। कांग्रेस पार्टी लाती थी कितनी, 38%, और उस समय बीजेपी को आता था 32%, 34%। लेकिन साथ में एक और बहुत बड़ा मुद्दा होता था, बहुत बड़ा, जिसे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ये है कि 2008 के चुनाव में मायावती को 14% वोट मिले थे। आप इस सारे व्यवस्था को समझिए। तो अरविंद केजरीवाल के पास वोट किसका जा रहा है? कांग्रेस पार्टी 38 से पहुंच गई 4% पे, तो आप ये समझिए कि 33% वोट के आसपास जो है कांग्रेस का, वो सीधे ट्रांसफर हो गया किसको? आम आदमी पार्टी को। 14% वोट जो मायावती को आता था वो भी चला गया किधर? आम आदमी पार्टी को। सिख, दलित, मुस्लिम, जे क्लस्टर, ये मेन चंक है। अब दिक्कत क्या हो रही है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम इलाकों में खड़ी कर रही है, तो ये तो आप मान के चलिए कि 4% वाला सीन इस बार कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बार भारी भरकम डेंट करने वाली है। दूसरा, जो कुछ बचा खुचा है वो ओवैसी ने भी ऐलान कर दिया, तो मुस्लिम इलाकों में ओवैसी भी ये कोई 1000-2000 वोट लेकर के नहीं जाएगा, अच्छा खासा वोट लेकर के वो जाएगा। और तीसरा, जो आज खबर आई है कि मायावती ने ऐलान किया है कि 70 की 70 सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। ये सारी चीजें, फॉरगेट बीजेपी, आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए और भी कई सारे लोग आ गए, और ये कोई हवा पानी वाले लोग नहीं हैं। ये लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में पहले जमी हुई पार्टी थी, 14% मायावती लेकर के आती थी। इसका मतलब है कि मायावती के साथ यहां पे लोग हैं। अब केजरीवाल जितना वो बीजेपी से परेशान है, उससे कहीं ज्यादा उसकी परेशानी कांग्रेस, ओवैसी और मायावती है। हवा नहीं लगेगा और केजरीवाल की पतंग जो है वो कट के
समंदर में जाकर के गिर जाएगी। मतलब सिर्फ बीजेपी से नहीं सामना करना है, बाकी भी अन्य पार्टियां हैं उनसे भी केजरीवाल को सामना करना पड़ेगा। सर, एक बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का भी है, उससे कैसे बाहर निकल पाएंगे अरविंद केजरीवाल, और कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बना रही है? देखिए, जिस तरीके से अभी स्थितियां बन रही है, यानी अरविंद केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल हो या अलग अलग राज्यों में जो चुनाव लड़ने वाली और जीतने वाली पार्टियां होती है, उसमें से ज्यादातर देखा गया है कि वो अपनी मजबूती से ज्यादा दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाती है, और अरविंद केजरीवाल को भी यही फायदा मिला। 2013 में इलेक्शन हुआ था दिल्ली के अंदर, और उस समय ये जो आम आदमी पार्टी बनी थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीतिक भूल कर दी। उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जो पहली बार सत्ता में आ रहा है उसके पास हमसे कम सीटें हैं, लेकिन फिर भी ये 29 सीट लाकर भी भारतीय जनता पार्टी 8-10 सीटों के लिए चूक गई इधर। उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ और उस समय ये पूरी संभावना थी कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ही विद्रोह हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने किरण बेदी को सामने ले आया, और डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय अच्छे खासे ठीक ठाक लीडर हुआ करते थे, अभी भी है, लेकिन उस समय बेहतर स्थिति में थे। लग रहा था कि ये सीएम के उम्मीदवार बनाए जाएंगे। संगठन से लेके आरएसएस तक, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आरएसएस बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं रही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कुछ निर्णयों के कारण परेशानियां पैदा हुई और संघ के लोगों को इग्नोर किया गया। वो सारी भूलें अब भारतीय जनता पार्टी है जो खत्म कर रही है। इससे भी केजरीवाल की परेशानी बढ़ी, और कांग्रेस जो अपनी स्ट्रेटजी के लिए पछता रही है। आज अजय माकन भी कहने को मजबूर है कि हम अगर सपोर्ट नहीं किए होते 2013 में अरविंद केजरीवाल को, तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। उसके बाद संदीप दीक्षित जो आज एक्टिव हैं, वो जो आम आदमी पार्टी के तरफ से यही भूल हो रही है एक के बाद एक। जैसे ये संजय सिंह सामने आए और उन्होंने क्या किया, मानहानि का मुकदमा दायर किया है मनोज तिवारी के ऊपर। यही काम केजरीवाल ने किया था। जैसे अभी की स्थिति है, अभी संदीप दीक्षित बोल रहे हैं, मानहानि का मुकदमा दायर कर रहे हैं, संदीप दीक्षित के खिलाफ ये लोग बयान दे रहे हैं, और जितना संदीप दीक्षित को टारगेट करेंगे पॉपुलैरिटी उनकी उतनी बढ़ेगी। जितना ये लोग बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करेगा, इनके पॉपुलैरिटी कम होगी और लोग हाईलाइट होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आगे बढ़ेंगे, जैसा इन लोगों ने किया। अरविंद केजरीवाल इतने झूठे आरोप हर लोगों के ऊपर क्यों लगाता रहा, और सारे मानहानि के मामलों में माफी बाद में मांग लिया। उसको पता है कि इन मामलों से होना कुछ नहीं है, लेकिन अभी मीडिया के लाइमलाइट में रहेंगे और एक संघर्षशील लड़ाकू नेता के तौर पर जाने जाएंगे। बाद में जब सजा होने की बात आएगी, मानहानि के मुकदमों में जितने हुए, चाहे अरुण जेटली के खिलाफ ही हो, सब में माफी मांग लिया। इसीलिए इस बीच भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ से भी यह है कि जितना अटैकिंग मोड में रहो, ये बौखलाहट में जितना केजरीवाल हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए, हम लोगों को ऊपर केस मुकदमे दर्ज करे, सरकार इनकी है, यहां से लेकर पंजाब तक करता है। एक छोटे से अरविंद केजरीवाल के एक फुटेज को काट छाट के लाया गया। अमित शाह के उस बयान को, बाबा साहब अंबेडकर के बयान को काट छाट कर सोशल मीडिया पर चला, एक भी मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन जैसे ही केजरीवाल का बयान आया और उसको काटा गया, तो उन सारे लोगों के खिलाफ पंजाब में केस दर्ज हुआ। ऐसे ही ये बौखलाहट में कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे ऑटोमेटिकली कांग्रेस बढ़कर सामने आएगी, और किस बार केजरीवाल की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली में बहुत जल्द अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। वक्त काफी कम बचा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर है, ये बात खुद अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, तभी वो सारे उल्टे सीधे दांव चल रहे हैं। पर फिलहाल केजरीवाल को कोई फायदा कहीं से भी मिलता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसका भी नुकसान केजरीवाल को होता दिखाई दे रहा है, और अब पीएम मोदी भी दिल्ली के दंगल में उतरने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी भी पूरा दमखम लगा रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।